तो वो क्या था, पहले तो प्रॉब्लम क्या थी वो डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कि भाई दाब में संशोधन जो हम देखते हैं तो आदर्श गैस, जैसे कि आप देखिए ओके, कि जो आदर्श गैस के लिए जो अणुओं के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को, आदर्श गैस में, आदर्श गैस के लिए हम बात करें कि अणुओं के लिए, अणुओं की जो मध्य है आदर्श गैस में, जो अणुओं के मध्य आकर्षण या जो प्रतिकर्षण बल है उसको नगण्य माना गया था। कि मींस जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल, आकर्षण और प्रतिकर्षण बल जो अणुओं के मध्य होता है वो नगण्य होता है आदर्श गैस में। जबकि ऐसा, जबकि हम स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, जैसे जो आणविक संरचना बनाते हैं ठोस द्रव और गैस की, तो उसमें भी हम गैसों के अणुओं को दूर दूर बनाते हैं और ऐसे बताते हैं गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। तो गैस के दूर दूर अणु है तो इसका मतलब इनके मध्य आकर्षण बल कम है, तो एज इट इज उन्होंने ये थ्योरी भी मान ली। लेकिन जब हम बात करें कि आकर्षण बल को नगण्य माना, लेकिन परंतु वास्तव में जब हम बात करें वास्तविक गैसों के लिए, जब वास्तव में हम बात करें कि भाई वास्तव में है क्या, तो वास्तविक गैसों के लिए यह उच्च दाब पर, जब दाब उच्च हो, जब उच्च दाब हो, जब अणु पास पास आए, उच्च दाब में निम्न ताप पर हम बात करें, यह सही नहीं था, क्योंकि उच्च दाब पर तो अणु बहुत पास पास आ जाते हैं। जब अणु बहुत पास पास आ जाएंगे तो उनके मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा उस स्थिति में। तो बात करें कि यह उच्च दाब पर निम्न ताप पर सही नहीं है, क्योंकि उच्च दाब पर अणुओं के मध्य की अंतरा आणविक दूरी घटती है। उच्च दाब पर अणुओं के मध्य अंतरा आणविक दूरी घटती है। अब अणुओं के मध्य जब अंतरा आणविक दूरी घटेगी, अणुओं के मध्य जब अंतरा आणविक दूरी घटेगी तो अणु पास पास आएंगे। जब अणु पास पास आएंगे तो इनमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बल लगेगा ही लगेगा। ओके, तो अणुओं के मध्य जैसे हम बात करें कि अंतरा आणविक दूरी घटती है, तो अणुओं के मध्य जब अणु आस पास आ जाते हैं तो आकर्षण बल को नगण्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि उस समय आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा क्योंकि अणु पास पास है। तो इस स्थिति में उन्होंने यही बताया कि भाई आकर्षण बल को उन्होंने नगण्य माना, जबकि आकर्षण बल नगण्य नहीं है। तो एक ये कमी जो आदर्श गैस समीकरण में थी, तो उसको वान डेर वाल ने बताया कि ये इसमें यह कमी है। फिर इसको उसने दूर करने का एक प्रयास किया और इसको और अच्छे से इस कारण को समझाने के लिए उसने एक एग्जांपल दिया, जो कि हम अब नेक्स्ट वो एग्जांपल ही देखने वाले हैं। आप इसको उतार लीजिए, जब तक स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसका। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करें, आगे की तरफ जाते हैं वो आकर्षण बल को सिद्ध करने के लिए। तो हम बात करते हैं, देखो तो स्टार्टिंग में जैसे कि हमने देखा कि इसे समझने के लिए कि आकर्षण बल नगण्य नहीं होता, इसे समझने के लिए हम बताते हैं कि एक पूर्णतः बंद पात्र में एक गैस के अणुओं पर चर्चा करते हैं। मतलब एक बंद पात्र लेते हैं, इसमें स्थित ये गैस के अणुओं पर हम चर्चा करते हैं। अब इसके ऊपर हम देखते हैं तो इनमें से हम मात्र दो अणु देखते हैं। एक तो जो गैस के बीचों, पात्र के बीचों बीच स्थित है, और एक जो पात्र के सतह की ओर स्थित है। एक पात्र के बीचों बीच और एक पात्र की सतह पर स्थित है। तो अब देखें हम इस बात में और आगे चलते हैं कि दीवार से दूर अणु, जब हम जो दीवार से दूर अणु है, ये वाला अणु है, इस पर चर्चा करते हैं। दीवार से दूर अणु एक पर अन्य दो अणुओं के कारण, अन्य दो अणुओं के कारण मींस अभी हम पर्टिकुलर इसके चारों तरफ क्या है, इसके चारों तरफ देखिए, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि अणु एक पर अन्य अणुओं के कारण सभी दिशाओं में समान आकर्षण बल लगाने के कारण, मतलब ये एक ही अणु देख रहे हैं, इसके आसपास और भी अणु स्थित हैं, इसके आसपास और भी अणु स्थित हैं, लेकिन हम इसके जो मध्य वाले अणु पे देख रहे हैं कि इसके अगल बगल चारों तरफ से जो अणु इस पे बल लगाते हैं। जैसे बात करें कि दीवार से दूर अणु पर अन्य अणुओं के कारण सभी दिशाओं में समान आकर्षण बल लगाने के कारण, सभी दिशाओं पर यहाँ से समान आकर्षण बल लगता है, इसके कारण समान बल लगने के कारण चारों तरफ से समान लग रहा है, चारों तरफ से बैलेंस लग रहा है आकर्षण बल, तो फिर क्या होगा, परिणामी अंतराणविक बल शून्य होगा। जो परिणामी अंतराणविक बल है उसकी वैल्यू शून्य होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी, उसकी वैल्यू 0 होगी। अब इसके कारण देखिए, तो परिणामी अंतराणविक आकर्षण बल अणु एक पर क्या हुई, 0 हो गई। अब हम बात करते हैं, परंतु यदि चित्र के अनुसार
परंतु यदि चित्र के अनुसार हम दीवार के नजदीक स्थित ये वाला जो अणु है, अणु 2, जब हम अणु 2 पे चर्चा करते हैं, देखिए, परंतु यदि हम चित्र के अनुसार दीवार के नजदीक स्थित अणु पर चर्चा करते हैं तो स्पष्टतः दूसरे अणु पर परिणामी अंतरा आणविक बल अंदर की ओर होता है। तो ये जो दूसरा अणु है, इसमें देखिए पात्र के अंदर की तरफ, इसके अंदर की तरफ जो भाई यहाँ पे जो अणु स्थित है, तो उसके अणु है, यहीं से ही इसका क्या होगा, पात्र के अंदर की तरफ ये जो, क्योंकि भाई ये अणु यहाँ पर स्थित है और अंदर की तरफ और अणु स्थित होंगे, है ना, अंदर की तरफ और अणु स्थित होंगे, तो वो जो अंदर की तरफ अणु स्थित है तो उससे जो परिणामी आकर्षण बल है वो अंदर की तरफ लगता है। ओके, तो इसलिए इसने कहा कि परंतु यदि चित्र के अनुसार दीवार के नजदीक स्थित अणु पर चर्चा करते हैं तो स्पष्टतः दूसरे अणु पर परिणामी अंतरा आणविक बल अंदर की ओर होता है। ओके, तो परिणामी अंतरा आणविक बल अंदर की ओर होता है। तो ये चीज क्लियर होगी कि अगर अपन जैसे पर्टिकुलर सतह के बीच में बात करते हैं तो चलो बीच में चारों तरफ से नेगेट हो जाता है, चारों तरफ अणु होते हैं, लेकिन अगर जैसे भाई गैस तो दीवारों से टकराती है पात्र की, तो पात्र की दीवार पर अपन बात करते हैं तो उसके अंदर एक आकर्षण बल होता है जो कि अंदर की तरफ होता है। तो परिणामी आकर्षण बल इस कंडीशन में क्या होगा, 0 नहीं होगा किसी भी कंडीशन, बस इसका पात्र वाली कंडीशन। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जो अणु है उनके मध्य, गैसों के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को नगण्य मानना सही नहीं है। ओके, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे और क्या निकला, क्या फोर्सेस निकले, क्या वैल्यूज आई। स्टूडेंट्स, जैसे हम बात करते हैं और आगे चलते हैं, तो देखिए जब अणु 2 पात्र की दीवार से टकराता है, जब अणु 2 पात्र की दीवार से टकराता है, तो जब अणु 2 पात्र की दीवार से जब टकरा रहा है, ओके, तो संवेग में कुछ कमी के कारण, तो संवेग में कुछ कमी आ जाती है। इस संवेग में कुछ कमी के कारण अणु द्वारा दीवार पर आरोपित बल का मान अंतरा आणविक बल की अनुपस्थिति में कम होगा। मीन्स हम बात करें जब पात्र में अणु 2 पर हम चर्चा करते हैं तो अणु की 2 की मात्रा की जब अणु 2 पात्र की दीवार से टकराता है, पात्र की दीवार से टकराता है तो संवेग में कुछ कमी आ जाती है। तो संवेग में कुछ कमी के कारण अणु द्वारा दीवार पर आरोपित बल का मान अंतरा आणविक बल की अनुपस्थिति में कुछ कम होगा, या अनुपस्थिति में कुछ कम होगा। जब अंतरा आणविक बल उसमें जब सतह से टकराएगा तो अंतरा आणविक बल कुछ कम होगा। तो अब बात करें यदि उक्त कमी बीटा है, अगर सतह पर टकराने पर जो अंतरा आणविक बल में जो कमी हुई है मान लिया वो बीटा है, तो समीकरण, तो गैस का वास्तविक दाब, भाई गैस का वास्तविक दाब P प्लस बीटा होगा, P प्लस बीटा होगा। इसे हम इक्वेशन 2 देंगे नाम, इसे हम इक्वेशन 2 नाम देंगे। और यहाँ पर बीटा जो वैल्यू है, यहाँ पर बीटा दीवार की नजदीक प्रति एकांक आयतन में आकर्षित होने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। मतलब जो प्रति एकांक आयतन में जो अणु आकर्षित करते हैं, है ना, दीवार की बीटा दीवार के नजदीक, जो दीवार है उसके नजदीक प्रति एकांक आयतन में आकर्षित करने वाले, प्रति एकांक आयतन में आकर्षित करने वाले अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। वो जो अणु हैं उनकी संख्याओं पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। अब अणुओं की संख्या पर निर्भर करेगा तो अपन बात करते हैं, तो ये प्रति एकांक आयतन में जो प्रति एकांक आयतन है, प्रति एकांक जो आयतन है, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात गैस के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। तो मीन्स बात करें प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या, गैस का घनत्व, तो गैस के घनत्व के अनुक्रमानुपाती ये होता है बीटा। तो हम जो बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो घनत्व को इसके अनुक्रमानुपाती करके
और जो अणु जिनकी संख्या है उसको समानुपातिक करके तो हम जो वैल्यूज है उसको निकालेंगे, है ना। तो इस तरीके से जो हम वैल्यू निकालेंगे आयतन में अणुओं की संख्या अर्थात गैस के घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अब हम इसकी जो बीटा है इसकी वैल्यू निकालना अब स्टार्ट करते हैं। अब तो स्टूडेंट्स अब देखिए कि हम बात करते हैं कि जो बीटा है वो उस घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपाती मीन्स उसके स्क्वायर के समानुपात में, घनत्व के स्क्वायर के समानुपात। अब हम बात करें बीटा घनत्व के स्क्वायर के समानुपाती होता है, मीन्स अनुक्रमानुपाती होता है घनत्व के। तो घनत्व क्या होता है? घनत्व किसके प्रोपोर्शनल होता है? n अपॉन आयतन के। मीन्स घनत्व की वैल्यू अपन बोले तो घनत्व जो प्रति एकांक आयतन में प्रोपोर्शनल कह लो या फिर इक्वल बोल लो, n अपॉन आयतन के। घनत्व n अपॉन आयतन के इक्वल होता है। तो हम इधर ही जैसे घनत्व है तो इसकी इक्वल रख देंगे n अपॉन आयतन, n अपॉन आयतन, ठीक है। तो n अपॉन आयतन यहाँ पे जो वैल्यूज है तो अपन ने इस वैल्यूज को यहाँ पे रखा। तो घनत्व की जो वैल्यूज है जो अपने इसको यहाँ पे रखा तो फिर ये आ जाएगा n अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो n अपॉन v स्क्वायर बीटा की क्या हो जाएगा? समानुपात, क्योंकि आयतन क्या होता है? आयतन v, तो ये इसके क्या हो गया? समानुपाती हो गया। तो देखो घनत्व क्या होता है? n अपॉन आयतन। तो यहाँ पे बीटा प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो यहाँ ये स्क्वायर आ गया। ओके, यहाँ ये स्क्वायर आ गया n अपॉन आयतन का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर। अब जब हम इस वैल्यूज को प्रोपोर्शनल को इक्वल करेंगे तो यहाँ पे a कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पर a क्या है? एक नियतांक है। ओके, a नियतांक है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो जो समीकरण 3 था पी आर इक्वल टू पी दाब प्लस बीटा। तो बीटा की वैल्यू जो हमने यहाँ पे रखी तो पी डीएल जो है वो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये समीकरण नंबर 4। और जब हम बात करें वास्तविक गैसों के लिए उच्च दाब व निम्न ताप पर जो आदर्श गैस समीकरण है, वास्तविक गैसों के लिए उच्च दाब व निम्न ताप पर आदर्श गैस समीकरण है, तो निकालें तो पी आर वी आर इक्वल टू एन आर टी। अब पी रियल की जो वैल्यू है वो हमने रखी पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और जो बात करें v की वैल्यू जो हमने निकाली थी v माइनस एन बी, v माइनस एन बी इक्वल टू द एन आर टी, इक्वल टू द एन आर टी। तो इस तरीके से ये जो वैल्यूज हमारी आई और इससे जो हमारा समीकरण है इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि जो समीकरण है p प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर v माइनस एन बी इक्वल टू एन आर टी, ये हमारा एक वांडरवाल समीकरण है, वांडरवाल इक्वेशन है गैसों के लिए, वास्तविक गैसों के लिए। लेकिन अब जब माना कि n की वैल्यू जब 1 हो, जब n की वैल्यू 1 हो तो व्हेन n की वैल्यू 1 हो तो वांडरवाल समीकरण है ये इस तरीके से लिखा जाएगा p प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर v माइनस b इक्वल टू आर टी। और जब आगे देखें देखो ये क्वेश्चन याद है कि भाई ए व बी की विमाएं बताएं, जो कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, यूनिवर्सिटी ने कई बार पूछा, राजस्थान यूनिवर्सिटी ने। तो इसमें देखिए जब यहाँ पे ए एन स्क्वायर बी स्क्वायर एक दाब का पद माना ये एक दाब है इक्वल टू, तो यहाँ p इक्वल टू ए एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और जब a की वैल्यू निकालने के लिए हमने v p v स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर किया, तो दाब आयतन स्क्वायर अपॉन मोल स्क्वायर। तो बात करें दाब का जो विमा होती है, मात्रक जो होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो nm माइनस 2 n इज मल्टीप्लाई बाय द मीटर की भाई आयतन की बात करें जैसे यहाँ पे होता है 6, ओके, यहाँ पे ये 6 होता है, जैसे आयतन का स्क्वायर v जो मीटर क्यूब का स्क्वायर मींस मीटर की पावर 6, मीटर की पावर 6 में जब बात करें तो मीटर की पावर 6 है और ये -2, 6 में से -2 गए और यहाँ मोल स्क्वायर है, तो 6 में से -2 गए तो यहाँ पे आ जाएगा मीटर की पावर 4 न्यूटन है, और जो मोल जो नीचे था ये ऊपर आके -2 में हो जाएगा।
तो ये आ जाएगा हमारा मात्रक, आ जाएगा ए का मात्रक। अब हम बी की बात करेंगे, माना कि आयतन n माइनस बी एक आयतन का पद है, ओके, आयतन इक्वल टू एन बी, तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयतन अपॉन एन, आयतन की वैल्यू एम क्यूब, मीटर क्यूब, और मोल इसके बटे में आ गया, तो बी का जो मात्रक है वो हो जाएगा एम क्यूब और मोल इनवर्स। ओके, तो ये विमा थी जो यूनिवर्सिटी में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 3-4 तरीके से मतलब ये रिपीट होता रहता है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाना, और हो सकता है शायद इस साल ये आपको 100% मिले। ओके।